नमस्ते। कभी सोचा है कि मन में आया एक छोटा सा ख्याल कैसे पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? आज हम एक साधारण सी इच्छा के उसी सफर को समझने वाले हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन जाती है। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर कब कोई छोटा सा सपना बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों के लिए इतना अहम हो जाता है? ये पूरा सफर शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, एक इच्छा से। अब इच्छा ये तो बस मन की एक उड़ान है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई सोचता है कि काश मेरे पास एक प्राइवेट जेट होता। अब सोचने में क्या जाता है ना, लेकिन असल में इसका बाजार पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ एक ख्याल है। अच्छा, तो ये तो हुई मन की बात। पर क्या हो जब ये हवाई इच्छा थोड़ी जमीनी हो जाए, मतलब किसी एक खास चीज पर आकर टिक जाए? इसे ही कहते हैं चाहत। ये इच्छा से एक कदम आगे है। मतलब अब प्राइवेट जेट का सपना नहीं, बल्कि एक खास मॉडल के स्मार्टफोन की चाहत है। पता है कि कौन सा चाहिए, लेकिन जेब में अभी उतने पैसे नहीं है। और अब आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जहां एक पर्सनल चाहत उस चीज में बदल जाती है जिसे अर्थशास्त्री नाप तोल सकते हैं, और वो है मांग। तो किसी चाहत को मांग बनने के लिए 5 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। सबसे पहले उस चीज की चाहत होनी चाहिए, दूसरा उसे खरीदने की नीयत भी हो, तीसरा और सबसे जरूरी उसे खरीदने की हैसियत यानी पैसे भी होने चाहिए, और ये सब एक खास कीमत पर और एक खास समय पर होना चाहिए। तो मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है। जब चाहत के साथ पैसे खर्च करने की नीयत और हैसियत दोनों जुड़ जाती हैं, तब जाकर वो बाजार के लिए एक असली सिग्नल बनती है। इसी को हम मांग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीनों में फर्क कितना साफ है। इच्छा और चाहत ये तो मन की बातें हैं, इनका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मांग ये पूरी तरह से एक आर्थिक चीज है। ये हमारी जेब से जुड़ी है और बाजार इसे बाकायदा गिन सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ मांग होना ही काफी नहीं है। अर्थव्यवस्था का असली इंजन, उसे चलाने वाली असली ताकत कुछ और है। उसे कहते हैं प्रभावी मांग या इफेक्टिव डिमांड। मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनॉट कीन्स ने यही बात पकड़ी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कितना सामान बनेगा और कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ये सिर्फ खरीदने की इच्छा पर नहीं, बल्कि असल में हो रहे खर्च पर निर्भर करता है। आसान भाषा में समझें तो जब हमारी मांग सिर्फ कागज पर या मन में नहीं रहती, बल्कि हम असल में जाकर वो चीज खरीद लेते हैं, तब वो प्रभावी मांग बन जाती है। यही वो एक्शन है जो कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने और नई नौकरियां देने के लिए मजबूर करता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? साधारण मांग बस एक संभावना है, एक हो सकता है, लेकिन प्रभावी मांग वो हकीकत है। वो असल में पैसों का एक हाथ से दूसरे हाथ जाना है। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि मांग क्या है, पर सवाल ये है कि अर्थशास्त्री इसे आंकड़ों में कैसे देखते हैं, इसे ट्रैक कैसे करते हैं। इसकी शुरुआत होती है मांग अनुसूची से। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बस एक सिंपल सी टेबल होती है। ये दिखाती है कि अगर किसी चीज की कीमत बदलती है तो लोग उसे कितना ज्यादा या कम खरीदना चाहेंगे। चलिए सेब का उदाहरण लेते हैं। ये टेबल देखिए, जब सेब 100 रुपए किलो है तो कोई शायद 1 किलो ही खरीदेगा। लेकिन सोचिए अगर कीमत गिरकर सिर्फ 20 रुपए किलो हो जाए, तो हो सकता है 5 किलो खरीद लिए जाएं। मतलब सीधा हिसाब है, कीमत नीचे तो मांग ऊपर। अर्थशास्त्र का ये सबसे पहला नियम है। अब इसी टेबल में जो नंबर है ना, जब हम उन्हें एक ग्राफ पर उतार देते हैं तो बन जाता है हमारा मांग वक्र या डिमांड कर्व। ये कुछ और नहीं, बस उसी टेबल की एक तस्वीर है। ग्राफ बनाने का तरीका भी सीधा है। नीचे वाली लेटी हुई लाइन यानी एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं कि कितनी मात्रा में चीज खरीदी जा रही है, और खड़ी वाली लाइन वाई एक्सिस पर हम रखते हैं उसकी कीमत। और जब हम उस टेबल के सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ पर लगाकर जोड़ते हैं तो हमें एक ऐसी लाइन मिलती है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ये ढलान क्या दिखाती है? बस वही बात कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी लोग उस चीज को कम खरीदेंगे। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम जो भी खरीदते हैं उसका इतना बड़ा असर आखिर पड़ता कैसे है। तो देखिए होता क्या है, हर बार जब हम अपनी जेब से पैसे निकालकर कुछ खरीदते हैं तो हमारी चाहत
असल में प्रभावी मांग बन जाती है और ये बाजार के लिए एक सीधे सिग्नल की तरह काम करता है। ये कंपनियों को बताता है कि लोगों को क्या चाहिए, कितना बनाना है और इसके लिए कितने लोगों को काम पर रखने की जरूरत है। तो ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारी हर खरीदारी एक तरह का वोट है जो ये तय करता है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी, तो अगली बार जब हम कुछ खरीदेंगे तो हम किस चीज़ के लिए वोट कर रहे होंगे।